नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं पर्यावरण अध्ययन शास्त्र की दमदार क्लास। साथियों, इसके पहले हमने यूनिट 4 तक अपलोड कर दिया है, यूनिट 4 तक अपलोड कर दिया है। आज की हमारी ये जो वीडियो चलेगी जिसमें हम इकाई 5 पर बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2025-26 के लिए पर्यावरण अध्ययन की क्लास ले रहे हैं। चलिए हम शुरू करेंगे। आज की हमारी जो क्लास चलेगी, पर्यावरण अध्ययन और कक्ष की गतिविधि क्या होनी चाहिए, अर्थात पर्यावरण की कक्षा में कौन कौन से गतिविधि का संचालन करना चाहिए ताकि बच्चे जो है उसमें भाग ले सके और पर्यावरण को और बेहतर तरीके से समझ सके। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। गतिविधि, सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि आखिर ये गतिविधि होता क्या है। गतिविधि की अवधारणा चिरकालीन है, अर्थात ये जो गतिविधि शब्द है, गतिविधि का कार्य है, लंबे समय से शिक्षण कार्य के दौरान होता रहता है। यह बच्चों की सीखने की प्रक्रिया के बुनियादी सिद्धांतों पर आधारित है, अर्थात बच्चों को हम जिस प्रक्रिया से सिखाते हैं उस प्रक्रिया में अगर गतिविधि का समावेश कर दिया जाए तो वो प्रक्रिया और ही सरल और सहज हो जाता है। इसमें दिमागी कसरत, विश्लेषण और विवेचना भी शामिल है, अर्थात बच्चों को जब गतिविधि कराया जाता है संबंधित टॉपिक को लेकर तो उसमें उनकी बुद्धि का उपयोग होता है, अर्थात दिमाग का कसरत होता है, बुद्धि का उपयोग होता है। बच्चा विश्लेषण करता है, विवेचना करता है, अर्थात जो गतिविधि है शिक्षण कार्य के दौरान बहुत ही आवश्यक कहना चाहिए प्रक्रिया है जिसको करवाना चाहिए। यहाँ पर दिमागी कसरत से तात्पर्य है बच्चा उस कार्य को सीखता है, दिमाग में जब उस कार्य का उपयोग करता है वो कार्य बच्चा सीखता है। इसलिए गतिविधि जो है बहुत ही हेल्पफुल है बच्चों के लिए। चलिए, अब गतिविधि हेल्पफुल तो है, तो गतिविधि की विशेषता पर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल गतिविधि की पहली विशेषता है अनुभव से सीखने की प्रक्रिया, अर्थात बच्चे के पास जो अनुभव होता है और जो हम गतिविधि बताते हैं तो गतिविधि हमेशा बच्चों के अनुभव को जोड़े, ताकि क्या करता है बच्चा अपने अनुभव को गतिविधि से जोड़ पाए और बेहतर तरीके से सीख पाए। गतिविधि या तो अकेले किया जा सकता है या फिर समूह में किया जा सकता है। तो गतिविधि कई तरीके से हो सकते हैं। इसके अलावा गतिविधि करवाने से एक तरह से एक खेल है, मान के चलिए बच्चे खेल से सीख रहे हैं, गतिविधि के माध्यम से सीख रहे होते हैं। तो जब गतिविधि करवाया जाता है किसी कक्षा में किसी विषय, किसी प्रकरण को लेकर, तो बच्चे में इंटरेस्ट आती है, बच्चे उत्सुक होते हैं क्योंकि यह खेल की तरह कराया जाता है। बच्चे को ये नहीं लगता कि हम पढ़ रहे हैं, बल्कि ये लगता है बच्चे को कि हम खेल रहे हैं और गतिविधि के माध्यम से खेल में पढ़ाई हो जाता है। मूर्त वस्तुओं पर काम किया जाता है। जब कोई गतिविधि कराई जाती है तो ठोस वस्तुओं के माध्यम से कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा पेड़ के बारे में हम बच्चों को बता रहे हैं, पर्यावरण में बच्चों को हम जड़ के बारे में बता रहे हैं, बच्चों को हम तना के बारे में बता रहे हैं, बच्चों को हम पत्ती के बारे में बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जिस स्कूल में हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस कक्षा में, वहाँ के प्रांगण में हमको कोई छोटा मोटा पेड़ मिल जाएगा, उसको लाएंगे जड़ सहित, जिससे कि हम बच्चों को इनके बारे में अवगत करा सके, अर्थात मूर्त वस्तुओं के माध्यम से हम बच्चों को जड़ के बारे में, तना के बारे में, पत्ती के बारे में बच्चों को बता सके। तो ये भी जो है गतिविधि का हिस्सा है जो कि बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। गतिविधि चुनौतियों पर आधारित होता है, अर्थात बच्चों के सामने एक टास्क दिया जाता है और बच्चे उस टास्क को पूरा करते हैं। और जब आप बच्चों को कुछ कार्य देंगे, काम देंगे, तो बच्चे के सामने वो सबसे बड़ी चुनौती है, वो टास्क है जिसको बच्चा पूरा करता है। तो इस तरह से बच्चा गतिविधि के माध्यम से सीख पाता है। अब गतिविधि
किसी कक्ष में हम गतिविधि संचालित करने वाले हैं, बच्चों को गतिविधि देने वाले हैं, कराने वाले हैं, तो गतिविधि संचालित करने के दौरान जरूरी बातें जो कि ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जो भी गतिविधि करवा रहे हैं उसमें उद्देश्य स्पष्ट हो। उद्देश्य से तात्पर्य क्या है दोस्तों? उद्देश्य से तात्पर्य है जिस भी प्रकरण को लेकर, जिस भी कहना चाहिए उद्देश्य को लेकर, जैसे मान लो गणित में जैसे आपको जोड़ना पढ़ाना है, जोड़ना बच्चों को सिखाना है, तो यही उनका उद्देश्य हो गया, जोड़ना सिखाना। अब उससे संबंधित गतिविधि शामिल हो ताकि बच्चे उस जो गतिविधि को या उस उद्देश्य को प्राप्त कर सके, वो जोड़ना सीख सके। ठीक है, तो उद्देश्य क्लियर होनी चाहिए, सीखने के स्तर के हिसाब से हो। देखो कभी कभी क्या होता है, बच्चों का जो सीखने का स्तर है वो एकदम निम्न है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, हाई लेवल की गतिविधि ले आओगे तो ऐसे में बच्चा नहीं सीख सकता। भाई बच्चा जिस उम्र में है, जिस स्तर में है, और आप चाहे जैसे आपने गणित की मैंने बात किया, अगर आप जो है अंक वाला बता रहे हो तो आप संख्या वाला गतिविधि मत ले लेना। संख्या के लिए आपको इकाई दहाई की समझ करानी जरूरी है। तो इस तरह से आप जो है जो भी चीजें आप गतिविधि में करा रहे हो स्तर के आधार पर होना चाहिए। इसके अलावा खास विषय पर केंद्रित हो। भाई आप जो भी गतिविधि करवा रहे हो उनके उद्देश्य स्पष्ट हो, विषय से संबंधित हो। अब दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो और दूसरे विषय से संबंधित गतिविधि आप नहीं करवा सकते। निर्देश स्पष्ट हो, अर्थात उस गतिविधि में बच्चे को क्या क्या करना है वो चीजें स्पष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर निर्देश आपने स्पष्ट निर्देश बच्चों को दिया है तो उस गतिविधि को संपन्न करने में बच्चे को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अदरवाइज यदि स्पष्ट नहीं है कि करना क्या है तो फिर बच्चे को प्रॉब्लम होती है। शिक्षक की भागीदारी न्यूनतम होगी। देखो भाई, शिक्षक सिर्फ एक सुविधादाता है, एक फैसिलिटेटर है। ऐसे में शिक्षक केवल और केवल बहुत ही कम, अर्थात उन्होंने क्या किया, गतिविधि दे दिया, कोई उद्देश्य दे दिया, थोड़ा सा डायरेक्शन दे दिया, बस उनका काम खत्म। अब काम शुरू होता है बच्चों का। ठीक है, इसलिए शिक्षक बिल्कुल अल्प, एकदम न्यूनतम उसकी भागीदारी होना चाहिए। हस्तक्षेप बार बार शिक्षकों को नहीं करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, गतिविधि का विश्लेषण एवं पुनर्विचार भी जरूरी है। कोई भी गतिविधि करा रहे हैं उसका विश्लेषण करें, पुनर्विचार करें कि क्या ये गतिविधि सच में बच्चों के लिए उपयोगी है, उपयुक्त है या बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, ताकि बच्चे उसमें उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सके जिन उद्देश्यों के लिए गतिविधि का सृजन किया गया है। तो इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। आगे बात करें, अगर गतिविधि समूह में होता है, मैंने कहा था कि गतिविधि एकल भी हो सकता है और गतिविधि सामूहिक भी हो सकता है। अब मान लो गतिविधि को सामूहिक कराया जा रहा है। अक्सर कक्षाओं में सामूहिक गतिविधि ज़्यादातर कराया जाता है। तो सामूहिक गतिविधि कराने के दौरान कुछ बातें जरूरी है, जिसमें कितनी संख्या में बच्चे को रखा जाए, तो छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना जरूरी है। तो जब भी आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक होने के नाते यदि सामूहिक तौर पर गतिविधि करा रहे हैं तो 5 या 6 से अधिक बच्चे न रखें एक समूह में। ठीक है, एक समूह में 5 या 6 बच्चों से अधिक बच्चे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बच्चे रखने से गतिविधि अच्छे से हो नहीं पाएगी और बच्चे अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। प्रत्येक सदस्य की विशिष्ट भूमिका हो, अर्थात हर बच्चे को कोई न कोई जिम्मेदारी सौंपा जाए, कोई न कोई कार्य सौंपा जाए। अगर बच्चे ज्यादा होंगे तो कार्यों का बंटवारा बराबर तरीके से नहीं हो पाता, जिससे कि कुछ बच्चे बिल्कुल उनके पास कोई कार्य नहीं होता, वो केवल देखते रहते हैं। ऐसे में बच्चा नहीं सीख पाता। इसलिए कोई भी गतिविधि जो है 5 से अधिक बच्चे ना हो,
एवं प्रत्येक बच्चे को कुछ न कुछ भूमिका दिया जाए, कुछ न कुछ उनकी जिम्मेदारी उनको सौंपा जाए और बच्चों की जो भूमिका है उनमें बदलाव होते रहना चाहिए। एक ही भूमिका बच्चे को न मिले कि बच्चे बार बार जो है उनकी भूमिकाओं में भी चेंजेस होने जरूरी हैं। निश्चित समूह कतई न बनाए, देखिए हर बार क्या होगा, मान लीजिए आप हर बार पांचेज के बना रहे हो, ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि आप जो है संख्या में भी बदलाव करो, कभी कभी 4 कर लो, कभी 5, कभी 6। तो इस तरह से आप जो है समूह संख्या में भी बदलाव करें। इसके अलावा अभिव्यक्ति का अवसर दे। देखो प्रत्येक बच्चे को बोलने का अवसर दे। जैसे मान लीजिए कोई भी हमने उसके सामने उद्देश्य रखा, बच्चे उसके निष्कर्ष तक पहुंच गए। अब बच्चे को हम प्रेजेंटेशन देने के लिए कहना चाहिए अवसर दें, बच्चे सामने आकर उसके बारे में बता सके, बोल सके, कह सके, एक्सप्रेस कर सके। तो अभिव्यक्त करने का बच्चे को अवसर भी दिया जाना आवश्यक है। इसके अलावा बच्चे के कार्य में, देखो बच्चे के कार्य कक्षा में प्रदर्शित, अब बच्चा जो भी कार्य किया अर्थात उस गतिविधि को सफलतापूर्वक किया, तो उस गतिविधि को कक्ष में प्रदर्शित भी किया जाना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से समूह में जो गतिविधियां दी जाती है उनके लिए कुछ जरूरी पॉइंट्स जिसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कक्ष में जो गतिविधियां की जाती है, किसी कक्षा में जो एक्टिविटी की जाती है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया हुआ है, कौन घुला, कौन नहीं घुला, कौन ज्यादा घुला। यह एक प्रयोग है, यह एक उद्देश्य है कि हमको यह बताना है, किसी कक्षा की बात है, चाहे वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, कौन घुला, कौन नहीं घुला और कौन ज्यादा घुला। तो इस तरह से इनमें से कोई भी सा हम ले सकते हैं, है ना। जैसे अंडा डूबा भी और तैरा भी, कौन डूबा, कौन तैरा, ये कई प्रकार की गतिविधि है पर्यावरण में जो कि हम बच्चों के साथ करा सकते हैं। इससे क्या होगा भाई, अब कौन घुला, कौन नहीं घुला, बच्चे के सामने हम जैसे रेत के कण लाएंगे, शक्कर लाएंगे, गुड़ लाएंगे, ठीक है, कंकड़ पत्थर लाएंगे। अब बच्चा क्या करेगा, जल में सबको एक एक करके परीक्षण करेगा, प्रयोग करेगा, डाल के देखेगा। अब वो कंकड़ पत्थर को डाला जल में, शक्कर को डाला, गुड़ को डाला, तेल को डाला, तो कई प्रकार की वस्तुएं हम इस प्रयोग को सिद्ध करने के लिए रख सकते हैं और बच्चा एक सारणी के माध्यम से भी उसको ये 3 सारणी बनाकर रख सकता है। इस प्रकार की गतिविधियां पर्यावरण में दिया जा सकता है। इसके अलावा प्रत्येक कक्षाओं में लेंस होता है, तो लेंस से कागज पर जलाया जा सकता है। इससे ये बच्चे को बताया जा सकता है, जैसे जो लेंस रहता है ना, उनके सामने सूर्य की किरण जो है उस लेंस पर पड़ती है, तो लेंस की जो फोकस जितने कहना चाहिए पास रहेंगे, अब लेंस सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर रहा है। अब इससे क्या होगा, कोई भी कागज उसके पीछे होगा तो वो जल उठेगा। तो इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। ये भी जो है क्या हो जाएगा साथियों, आपके पर्यावरण का एक गतिविधि हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही जाके नहीं कर सकते, इसके लिए आपको उस टॉपिक में पहुंचना होगा। आप कक्षा में अध्ययन अध्यापन का कार्य करवा रहे हैं, आपके सामने ये टॉपिक आया लेंस वाला, तब आप उसको करवाएंगे। आप जैसी पाओगे वैसी थोड़ी करवा दोगे भाई। बच्चों के उद्देश्य उनके कक्ष के पाठ्य पुस्तक से भी आपको जोड़ के रखना है, बच्चों के परिवेश से भी आपको जोड़ के रखना है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्षेत्र भ्रमण। यह भी एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देने का। क्षेत्र भ्रमण करवा सकते हैं, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना गया है। इसके माध्यम से बच्चे को वास्तविक परिस्थिति में ले जाकर विषय का व्यवहारिक और प्रत्यक्ष ज्ञान दिया जा सकता है। देखो प्रत्यक्ष ज्ञान होता क्या है,
तो प्रत्यक्ष ज्ञान अर्थात वह ज्ञान जो बच्चा स्वयं आंखों से देखकर, छूकर महसूस कर सकते हैं और उस कार्य को देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जब आप बच्चों को क्षेत्र भ्रमण में ले जाते हैं, जैसे आपने क्या किया, बच्चे को पेड़ पौधे के बारे में बताएंगे, तो बच्चे को क्षेत्र भ्रमण पर ले जा सकते हैं। जैसे खेत, आसपास में कोई खेत होगा, वहां पर धान लगे होंगे, जैसे आम के बगीचे होंगे, छोटे छोटे पेड़ होंगे, तो वहां पर आप उसको ले जा सकते हैं और बच्चे को बताया जा सकता है। इसी तरह से और कई तरीके हो सकते हैं, जैसे पशु पक्षी के आश्रय, उनके भोजन से संबंधित यदि आप बच्चों को बताना चाह रहे हैं, आप बच्चों को ऐसी जगहों पर ले जा सकते हैं जहां पर पशु पक्षी होते हैं, उनके आश्रय। जैसे आस पड़ोस में कोई बहुत सारा गरवा भैंसा पोसे हो ही, तेकर घर ले जा सकत था, वो का खा थे, का पिया थे, ओकर आश्रय का है, रहे के व्यवस्था का है, उनके बारे में भी हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। अर्थात क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से बच्चों को प्रत्यक्ष ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दिया जा सकता है, उस विषय से उसको जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा क्या किया जा सकता है, सर्वे कार्य भी किया जा सकता है। तो ये जो सर्वे कार्य है, समूह में बांटकर गली मोहल्ले में ले जाकर किया जा सकता है, क्योंकि अक्सर सर्वे कार्य मोहल्लों में आम आदमियों के साथ किया जाता है, तो ये कार्य भी किया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है, प्रोजेक्ट जो निर्माण है, इसमें बच्चों के सामने कोई भी प्रकरण दिया जा सकता है, परिस्थिति दिया जाएगा, यह उद्देश्य है, और उसी उद्देश्य के आधार पर बच्चा कोई भी प्रोजेक्ट का चुनाव करेगा। उसके बाद उसकी योजना बनाएगा कि उस कार्य को कैसे कैसे करना है, उसकी क्या योजना होगी, और उसको प्रोजेक्ट को व्यवहारिक रूप में अब पूरा करने की कोशिश। पहले तो वो उद्देश्य की योजना बना लिया, अब बच्चा क्या करेगा, उसको पूरा करने की कोशिश करेगा। अब पूरा करने के लिए क्या करेगा, व्यवहारिक रूप में उसको करेगा। फिर उसका क्या करेगा, परीक्षण करेगा, टेस्ट करेगा, एक निष्कर्ष तक पहुंचेगा। इस तरह से बच्चे को प्रोजेक्ट कार्य भी दिया जा सकता है। यह भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है बच्चों के लिए। इसके अलावा दोस्तों, पुस्तकालय सीखने के संसाधन के रूप में भी बच्चों को बताया जा सकता है। तो पुस्तकालय सीखने के संसाधन, देखो पुस्तकालय भी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि पुस्तकालय भी एक सीखने के संसाधन ही है, जहां बच्चे बैठकर पुस्तक पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये भी चीज़ें बहुत ज़रूरी होता है कक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बच्चा पुस्तकालय से भी बहुत कुछ सीख सकता है, यह भी सीखने के एक संसाधन की तरह उपयोग होता है। देखो बच्चा कैसे सीखेगा, पुस्तकालय बच्चों के सीखने का एक बहुत ही बेहतर माध्यम हो सकता है, बशर्ते उसे पुस्तकालय के उपयोग के लिए समय का पाबंद ना हो। अक्सर हम क्या करते हैं, जैसे सेकेंड टाइम होता है तो बच्चों को कहते हैं आधा घंटा आप पुस्तकालय में जाकर बैठो। सीखने का कोई समय सीमा ना हो, यानी कि पाबंदी ना हो उस पुस्तकालय में जाने के। बच्चे अपने मन से उस लाइब्रेरी में जा सके और सीख सके, तो बच्चा बेहतर सीख सकता है एक पुस्तकालय से भी। सामुदायिक और सरकारी पुस्तकालयों को स्कूली पुस्तकालय में से जोड़ना चाहिए। अक्सर देखना जो समुदाय में जो लाइब्रेरी होते हैं, सरकारी जो लाइब्रेरी जिसे कहते हैं, तो स्कूल की लाइब्रेरी से उनको अगर जोड़ा जाए तो बच्चों के सामने और बृहद रूप में बुक्स आ जाती है, जिससे कि बच्चा और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। पठित पुस्तकों पर चर्चा किया जा सकता है, अर्थात जैसे मान लो आज हमने कहा लोमड़ी के बारे में कोई कहानी बच्चों ने पढ़ा, अब उस पर चर्चा किया जा सकता है। सुनने सुनाने का उपयोग पुस्तकालय में, अर्थात उस कहानी से संबंधित एक दो प्रश्न आपस में बच्चे ही पूछ सकते हैं, चाहे तो उस कहानी का सारांश बच्चे अपनी भाषा में कहानी को सुना सकता है। तो इस तरह की गतिविधियां किया जा सकता है, और इससे क्या हो सकता है, बच्चा और बेहतर तरीके से सीख पाता है। इसके अलावा कुछ ऐसे शब्द भी जो कि जैसे संज्ञा है,
संज्ञा से संबंधित शब्द भी लिया जा सकता है, लिंग से संबंधित शब्द भी। और ये थोड़ा बड़े कक्षा चौथी पांचवी में जब आप आएंगे तो इस तरह से कार्य संचालित किया जा सकता है। स्कूलों में पुस्तकालय के लिए एक अच्छा सा कमरा होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बच्चे वहां जाने के लिए इच्छुक हो। ये चीजें किया जा सकता है किसी कक्ष में, जो कि हेल्पफुल हो रहता है बच्चों के सीखने के दृष्टिकोण से। अब हम बात करेंगे बच्चे को गतिविधि के माध्यम से, प्रोजेक्ट माध्यम से, सर्वे के माध्यम से, लाइब्रेरी के माध्यम से, कई माध्यम से बच्चे को सिखाया गया। अब बच्चों का आपको मूल्यांकन करना है, तो मूल्यांकन की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। अर्थात मूल्यांकन है क्या चीज, तो मूल्यांकन का मतलब कितना सीखा गया है। केवल उसको अंक देना ही नहीं होता, बल्कि उसे सीखे हुए को कितना परत दर परत जानना भी। अर्थात बच्चों ने क्या सीखा, कितना सीखा, उसको क्रमवार जानना भी मूल्यांकन का उद्देश्य है। और ये अगर हम कहें सही मायने में मूल्यांकन तभी संपूर्ण होगा जब एक नजरिए से मूल्यांकन को किया जाए। मूल्यांकन केवल 6 माही, अर्धवार्षिक, वार्षिक इम्तहान लेना ही मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि बच्चे ने कितना सीखा, क्या बच्चे जो है सीख पाए जो पढ़ाया गया। तो इस तरह से हर सवालों के जवाब उस मूल्यांकन में छिपा होता है। तो आखिर ये मूल्यांकन किया कैसे जाए, तो मूल्यांकन प्रगति के आधार पर हो, न कि तुलना के आधार पर। अर्थात 2 बच्चों के बीच कभी भी कंपेयर करके मूल्यांकन ना करें। अक्सर क्या होता है, एला देखो एक कैसे एक घम जानदारिस तय काबर नहीं जाना थस, इस तरह से हम 2 के बीच कंपेयर कर देते हैं और कतई ये सही नहीं है। बच्चों में ऐसे हीन भावना आ जाती है, फिर बच्चों का जो सीखने का स्तर है कम हो जाता है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मूल्यांकन को प्रगति के आधार पर आंकना चाहिए, न कि उनको 2 बच्चों के पीछे कंपेयर करके। याद रखना, ठीक है, क्योंकि मूल्यांकन से रिपोर्ट कार्ड मिलता है और आप कंपेयर करोगे तो इससे बच्चों में हीन भावना आ जाएगी। मूल्यांकन सतत हो सकता है, मूल्यांकन निरंतर कक्षा में हो। अभी मैंने मान लो आश्रय के बारे में बताया, भोजन के बारे में मैंने अभी बताया, तो उसी समय मैं उनसे संबंधित बच्चों का मूल्यांकन ले सकता हूं। चाहे वो मूल्यांकन प्रश्नों के माध्यम से हो, मौखिक रूप से हो, चाहे वो मूल्यांकन लिखित रूप से हो, किसी भी तरीके से मैं बच्चों का मूल्यांकन ले सकता हूं, क्योंकि मैंने कक्षा में उससे संबंधित पाठ पढ़ाया है। इस तरह से मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके कई सारे फैक्ट होते हैं मूल्यांकन, और हम इसको और बृहद रूप में आपको बाल विकास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बता दिया गया है। भाई आप जाके देख सकते हो, हिंदी में भी आपको मूल्यांकन बताया गया है, बाल विकास में भी मूल्यांकन आपको प्लेलिस्ट में हमारे मिलेंगे। आप बिल्कुल वहां जाइए और जा करके आप पढ़ सकते हैं। आकलन और मूल्यांकन, इवोल्यूशन एंड असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो आप वहां पर जाइए, जाकर आप देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिसको आकलन और मूल्यांकन में अंतर पता नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए अगर आप हमारे वीडियो देख लोगे तो आकलन और मूल्यांकन में जो भी डाउट्स हैं, कंफ्यूजन है, वो क्लियर हो जाएगी। तो बिल्कुल आप जाइए और देख सकते हैं। तो साथियों, आज की सेशन को मैं यही समाप्त करूंगा। हमारा यूनिट नंबर 5 कंप्लीट होता है और नेक्स्ट हमारा चलेगा 6वां क्लास, जिसमें 6 यूनिट चलेंगी। 5वां हो गया है, अब 6वां यूनिट पर बात करेंगे और 6वां यूनिट में परिवार से संबंधित टॉपिक है जिस पर चर्चा होगी। तो चलिए इस सेशन को यही समाप्त करेंगे। जो भी साथी हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, अपने मित्रों तक शेयर करेंगे, सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे और मित्रों को भेजिए मेरे दोस्तों, क्योंकि आप में से जितने साथी हमारे वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है, उस हमको भी पॉजिटिविटी मिलती है और हम और बेहतर तरीके से आपको जो है पढ़ा पाते हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल जुड़े रहेंगे, कंटिन्यू क्लासेस लीजिए, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आपको टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाती है। यदि हमारे पेड नोट्स
परचेस करना चाहते हैं तो आप सीजी जॉब एजुकेशन के एप्लीकेशन में जा सकते हैं, जो प्ले स्टोर में मिलेगी। वहाँ से जाकर डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट टीचर, टीचर की बैचेस आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी। आप टच करके जा करके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगी, तो बिल्कुल आप परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।